बाउंड्री कूद पाने में असफल होकर विजय ताला लगे एक लोहे के गेट के सामने आ खड़ा हुआ। गेट से पार अंदर का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही झाड़ झंखाड़ और टूटी फूटी कब्र, और कब्र पर चढ़ी नई काली चादर। अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो विजय की दिलचस्पी की वजह होती। लेकिन बाउंड्री के ऊपर लगी अदृश्य रुकावट देखने के बाद विजय का बालमन अंदर जाने की हट पर उतर आया था। उसने एक पत्थर उठाया और गेट पर फेंक कर मारा। पत्थर गेट से टकराया और नीचे गिर गया। कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। विजय ने एक दूसरा कदरन बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से ताले पर दे मारा। जंग लगा पुराना ताला एक ही चोट में खुलकर लटक गया। विजय ने ताला गेट से निकालकर नीचे फेंका और गेट को धक्का मारा। बहुत दिनों से बंद पड़ा होने और अपने कब्जों में बेइंतहा जंग लगा होने के बावजूद गेट निशब्द खुलता चला गया। विजय कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर सतर्क कदमों से गेट के अंदर प्रविष्ट हो गया। उसके अंदर घुसते ही एक बहुत ही मधुर नारी कंठ की खिलखिलाहट फिजा में गूंज उठी। विजय की रूह फना हो गई। उसने पलटकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन लाख प्रयत्न करने पर भी उसके पैर अपनी जगह से हिले तक नहीं। उसे लगा जैसे हवा ने रस्सी का रूप ले लिया हो और उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। उसका बालमन इतना भय बर्दाश्त ना कर सका और चेतना शून्य होकर नीचे कब्र पर गिरा। ये और बात थी कि रस्सी रूपी हवा ने उसे जोर से गिरने नहीं दिया था, बल्कि जैसे बहुत आहिस्ता से उसे कब्र पर लेटा दिया था। अब हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया था, लेकिन आश्चर्य था कि बेहद तेज हवाओं में भी कब्र पर पड़ी काली चादर हिल तक नहीं रही थी। हवा पेड़ों से टकराकर बहुत आवाज़ कर रही थी और हवाओं के उन्हीं शोर के बीच गूंज रही थी एक नारी कंठ की मधुर खिलखिलाहट। कोई खुश था, बेहद खुश था। विजय जब शाम को घर पहुंचा तो देवराज कोर्ट से आ चुके थे। रश्मि और देवराज उसके बिना बताए जाने की वजह से बहुत परेशान थे। उसे आया देख परेशानी क्रोध में बदल गई। नतीजा विजय को पड़ी कड़ी फटकार के रूप में सामने आया। विजय पहले तो सर झुकाए उनकी डांट फटकार सुनता रहा, फिर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मम्मी पापा ने इस बात को लंबा नहीं खींचा। उस दिन से विजय में काफ़ी परिवर्तन आ गया। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाला विजय अधिकतर खामोश रहने लगा। इसके साथ ही उसके रिफ्लेक्शंस भी बहुत धीमे हो गए थे। किसी भी काम को करने से पहले वह बहुत देर तक अपने हाथों को देखता रहता था, फिर हाथ बढ़ाकर उस काम को करता था। लेकिन कुछ अवसरों पर उसके रिफ्लेक्शन इतने तेज हो जाते कि आंखों को यकीन ही नहीं होता था। विजय एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अब एकाएक उसके मार्क्स क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में सर्वाधिक आने लगे थे। देवराज और रश्मि इसके बदले हुए व्यवहार से परेशान थे, लेकिन उसके मार्क्स देखने के बाद खामोश हो जाते थे। अगर बेटा पढ़ाई के कारण खामोश और खोया खोया रहता है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। एक अन्य परिवर्तन और आया था विजय में। उसकी डाइट बढ़ गई थी, पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुनी। लेकिन ये परिवर्तन भी माँ बाप ग्रोइंग एज की वजह मानकर खुश ही हुए। अलबत्ता जब कभी उनकी नज़र विजय की आंखों से टकरा जाती थी तो उन्हें अपनेपन के अतिरिक्त एक अजनबीपन भी नज़र आता था। लेकिन ये ऐसा परिवर्तन था जो महसूस किया जा सकता था। इन्हें शब्दों में पिरोना असंभव था। उन्हें कुछ न कुछ अजीब तो लगता था, लेकिन बेटा अच्छा खा रहा था, स्कूल में टॉप कर रहा था, फिर क्या समस्या मानी जाए और किससे क्या सलाह ली जाए। फिर भी उन्होंने चुपचाप विजय पर निगाह रखने का फैसला किया। लेकिन ये उलझन ज़्यादा दिन नहीं चली। पता नहीं क्या अवसाद हुआ कि एक दिन विजय परिहार और रश्मि परिहार ने अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विजय अनाथ हो गया। देवराज परिहार का अपना एक मकान दिल्ली में भी था। विजय ने किसी भी रिश्तेदार के साथ न जाकर दिल्ली जाने का फैसला किया और तमाम मामाओं, चाचाओं, फूफाओं के समझाने के बावजूद भी दिल्ली में अकेले रहने का फैसला
नहीं बदला। मामा और चाचा परेशान थे, लेकिन वो भी दिल्ली में ही रहते थे और रोज़ जाकर हालचाल ले सकते थे, इसीलिए बुझे मन से तैयार हो गए। वैसे भी विजय के सख्त रुख के बाद कुछ और हो भी नहीं सकता था। विजय दिल्ली पहुंच गया और वक्त गुजरने लगा।